अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डाक और हमेशा की तरह नेक तमन्नाओं और ढेरों दुआओं के साथ आपका अपना मेज़बान डॉक्टर अली शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम की मेहमान है डॉक्टर आयशा अता साहिबा, जो डायरेक्टर हैं एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन लाहौर की। नाज़रीन, किसी के लिए जीना बड़ा मुश्किल काम है, अपने लिए तो सभी जीते हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन लाहौर क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है और उसके लिए इनको खुद कितनी मेहनत करना पड़ती है। सबसे पहले हम डॉक्टर आयशा अता साहिबा को प्रोग्राम खबर डाक में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम क्वाइट वेल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन कहाँ पे है और इसका काम क्या है? एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन क्रीम ब्लॉक में है और इसका काम है मेंटल हेल्थ पे काम करना। बेसिकली ये अंडर प्रिविलेज पर्सनस के लिए काम कर रही है जो मेंटली डिलेड हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरह एक आम पर्सन को राइट है कि वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करे, तो एक स्पेशल पर्सन को भी वही ऑल राइट्स अवेलेबल होने चाहिए जो एक आम पर्सन अवेल कर रहा है। तो हमारा बेसिकली एजेंडा है कि नॉर्मल पर्सन की तरह एक स्पेशल पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, और एंडलेस रिहैबिलिटेशन सेंटर इसी पे काम कर रहा है कि एक मेंटली डिलेड, मेंटली चैलेंज के साथ जो हमारे पास चाइल्ड या अडल्ट आते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट सेक्टर्स के साथ बेटर किया जा सके। आपका जो फाउंडेशन का ऑफिस है, आपने बता दिया क्रीम ब्लॉक में है। जी, आपकी फाउंडेशन में कुल कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारी फाउंडेशन में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जिनमें साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, मेडिकल स्टाफ है, थेरेपिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई छोटी से वो छोटा सा क्लिनिक नहीं है, जी जी बल्कि एक हॉस्पिटल टाइप है, या मैं जी जी, हॉस्पिटल टाइप कहूँ या सिर्फ प्रॉपर हॉस्पिटल कह सकता ये प्रॉपर हॉस्पिटल ही है जिसमें रिहैब सेंटर है। हॉस्पिटल बेसिकली जो मेडिकल नीड के साथ आते हैं उनके लिए होता है। बेसिकली ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसमें मेंटली चैलेंज के साथ पर्सन्स को डील किया जाता हूँ? है। ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि मेंटली चैलेंजेस में क्या क्या चीज़ आती है, क्योंकि आपका तो ये एक रोज़ाना का काम है और आप बिल्कुल। बहुत सारे जो मेंटली डिसऑर्डर का शिकार होते हैं लोगों से मिलती हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंटल डिसऑर्डर में आती हैं? बेसिकली ये टू कैटेगराइज्ड है, एक चाइल्ड डिसऑर्डर्स हैं और अडल्ट डिसऑर्डर्स हैं। तो हमारी जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है दोनों डिसऑर्डर्स पे, दोनों डोमेन्स पे काम कर रही है, सही। जिसमें चाइल्ड भी आते हैं और अडल्ट भी। जो चाइल्ड हैं उसमें जो हमारी 5 मेजर डिसेबिलिटीज़ हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें ऑटिज्म है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, सेरिब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम्स हैं और स्पीच डिलेड है और स्लो लर्नर्स हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे आप फरमा रही कि मेंटल, वर्ड मेंटल जो है, मेंटली डिसऑर्डर जो लोग हैं उनको बहुत सारे लोग पागल कहते हैं, तो क्या आपके पास जो लोग आते हैं उन्हें हम वो वाले मेंटल कह सकते हैं या इनकी कोई और प्रॉब्लम्स होती है? बेसिकली मेंटल हेल्थ को लेके एशियन कल्चर में बहुत से सिग्मास वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये मेंटल हेल्थ को लेकर भी एक बहुत बड़ा सिग्मा है कि लोग समझते हैं कि अगर हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल कहलाएंगे। तो बेसिकली जिस तरह से अगर बुखार का आना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसी तरह से मेंटली प्रॉब्लम का आना या मेंटली चैलेंज का आना भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही नेसेसरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि बुखार का इलाज कराना हमारे लिए ज़रूरी है। फीवर का ट्रीटमेंट लेना जिस तरह ज़रूरी है, इसी तरह मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट लेना भी उतना ही ज़रूरी। जब तक हमारा ज़हन तंदुरुस्त नहीं होगा तो हमारा जिस्म किस तरह से प्रॉपरली काम सही। करेगा। तो अब आपके पास इसका मतलब है कि दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं, जी जी तो बिल्कुल। वो हेल्थ भी प्रॉब्लम होती है, उनकी बुखार भी प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा जो होता है वो उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, किस किस्म की मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादातर हमें हमारे लोगों को सामना करना पड़ता है? अगर चाइल्ड में देखा जाए, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑटिज्म, ADHD, सेरिब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, स्लो लर्नर, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चाइल्ड में हैं। और अडल्ट में देखा जाए जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है वो एग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बाइपोलर, ये मेजर डिसेबिलिटीज़ में चला जाता है, शिज़ोफ्रेनिया।
तो ये जो वर्कआउट डिसेबिलिटीज़ हमारी सोसाइटी में कर रही हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, इन पे हम ज़्यादा वर्कआउट कर अच्छा रहे डॉक्टर हैं। साहब, मैं चाहूँगा कि जितनी आपने इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज इस वक्त बोली हैं, बीमारियों के नाम बोले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सादा लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग वो सर्च करते जाते हैं, तो क्या पता कोई ऐसा शख्स हमारे प्रोग्राम को देख ले कि जो इसी चीज़ का शिकार हो। लिहाजा मैं चाहूँगा कि जो आपने बीमारियों के नाम इंग्लिश में बताए हैं, आप उनको थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन करती चली जाएं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो किस किस्म की सूरत हाल में डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें जाना चाहिए। बेसिकली चाइल्ड्स में जिस तरह से हमने ऑटिज्म का नाम लिया, ये स्टीरियोटिपिक बिहेवियर होते हैं। ये ऐसे रवैये होते हैं जिसमें बच्चा अपने आप में रहता है, उसमें स्पीच नहीं होती, वो बोल नहीं पा रहा होता। उसके जितने भी माइलस्टोन है, माइलस्टोन से मीनिंग के बच्चे का चलना, बोलना, खाना, क्रॉलिंग करना, खड़े होना, ये टाइम पे नहीं होते हैं। और ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिलेड डिसऑर्डर है, जिसमें जितने भी उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो उसके फंक्शंस को बैलेंस करते हैं, वो डिलेड होंगे। और आपको पता, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ही नहीं बोल रहा, ये तो बड़ा चुपचाप रहता है, अपने में गुम रहता है, कहीं ये बीमार तो नहीं है। तो इस ऐसी सूरत हाल में उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बेसिकली जब इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हों कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्राइम स्पेल्स दे रहा है, बिहेवियर इश्यूज दे रहा है, सेल्फ इंजरीज कर रहा है, उसकी स्पीच डिलेड है और उसके स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स हैं, अपने आप में रहता है, अपने सर्कल में किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं होने देता, तो ये ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। तो पर्सन पेरेंट्स शुड कंसर्न विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सही। अच्छा, आपने बोला कि वो सेल्फ इंजरीज कर रहा होता है, खुद को वो जख्मी कर रहा होता है। जी। तो इसमें वो दूसरों को भी कर सकता है? जी, ये सेल्फ इंजरीज के साथ साथ ये बच्चे अदर सेल्फ इंजरीज भी देते हैं। तो इसीलिए बिहेवियर इश्यूज का मैंने नाम लिया कि इन पर्सन्स में, इन बच्चों में बहुत से बिहेवियर इश्यूज आ रहे होते हैं। इसका मतलब इसको अगर टाइमली हम डॉक्टर साहब के पास चले जाएं तो उनको हम बिल्कुल एक रेगुलर पर्सन की तरह कर सकते हैं? नहीं, बेसिकली ये डेवलपमेंटली डिलेड होते हैं और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसमें हम एक चाइल्ड को मैनेज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट थेरेपीज, और टाइम के हिसाब से उस बच्चे में कुछ स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक नॉर्मल बच्चे की तरह तो नहीं हो सकती, लेकिन इसको मैनेज हम कर सकते हैं। सही। और आपने दूसरी बीमारी का नाम बताया था? इसमें है ADHD। ये बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इनमें फोकस और अटेंशन बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए फिर इन्हें डिफरेंट थेरेपीज के ज़रिए इनके अटेंशन और फोकस में बेहतरी लाई जाती है, ताकि ये अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। तो इन बच्चों को हम वो वाला कह सकते हैं कि जो हाइपर रहने वाला है और जो पहला आपने बताया, उन दोनों का डिफरेंट होता है? जी, उनमें इन बच्चों में ये जो ADHD बच्चे हैं, इनकी स्पीच नॉर्मल होती है, इनके माइलस्टोन्स भी नॉर्मल होते हैं, इनमें इम्पल्सिव, हाँ जी, इनकी इम्पल्सिव, जी, पेरेंट्स को वो समटाइम्स बाल जो है वो नोचते हैं। ये थ्रू पर्सन टू पर्सन, थ्रू चाइल्ड टू चाइल्ड इनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। किसी बच्चे में किस तरह से इम्पल्सिविटी हाई होती है, किसी बच्चे में किसी तरह से इम्पल्सिविटी हाई होती है। कुछ बच्चे जो है वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, एक जगह कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल फोकस नहीं कर सकते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनमें क्राइम स्पेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चे हैं उनमें इंजूरियस बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड और समटाइम्स ऐसा होता है कि माँ बाप नाजरीन मानने को तैयार नहीं होते कि हमारा बच्चा बीमार है। वो कहते नहीं, बस थोड़ा गुस्सा करता है और कुछ भी नहीं है। जी। वो बेसिकली पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वो अपने बच्चे को बीमार तस्लीम ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल। हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है अगर हम मान जाए थोड़ी देर के लिए। लेकिन टाइम टू टाइम अगर हम अपने बच्चे को किसी कंसल्टेंट से थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस दिलाएं और उस बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट हमने एक टाइम को वेस्ट करने के बाद मानना है और लेके आनी है, वही अगर हम टाइम पे इन चीज़ों को मान लें और बच्चे को वही ट्रीटमेंट जो है वो हम टाइम पे दिला लें, तो मोर देन 100% बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। सही। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जितनी बीमारियों के नाम बता रही हैं और उनके बारे में ये थेरेपी की बात कर रही, तो लोगों का जहन उस तरफ भी जाएगा कि वो तो इतने कॉस्टली होते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन डिजर्विंग लोगों के लिए ये सब का सब इलाज जो है, जितनी भी इसमें थेरेपी आती है, जितनी एक्सरसाइजेज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसी बात है? जी बिल्कुल। हम 5 डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें बिहेवियर थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है
ओकोपेशनल थेरेपी है, वोकेशनल और सेंसरी थेरेपी है। इनकी जो हमारे चाइल्ड्स हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा नीड इन्हीं 5 थेरेपीज़ की होती है, और जिसमें फिजियोथेरेपी भी है। तो हमारा ये है कि जो एक अफोर्डिंग पर्सन, एक अफोर्डिंग चाइल्ड को जिस तरह से ट्रीटमेंट और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हम दे रहे होते हैं, वही सेम ट्रीटमेंट, वही सेम एजेंडाज और वही सेम इंटरवेंशंस जो हैं वो हम एक अंडर प्रिविलेज पर्सन को भी दे रहे होते सही। हैं। तीसरी बीमारी की आप बात कर रही थी। तीसरी बीमारी जो है वो है स्पीच डिलेड। इन बच्चों की स्पीच जो है वो बहुत टाइम बाद आती है या बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है। तो पेरेंट्स जो हैं, बच्चा जब 6-7 साल का हो जाता है तब जाके इस चीज़ को अवेल करते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं पा रहा। देन वो आके कंसल्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को स्पीच इशू है, जबकि उन्हें चाहिए कि वो 3 या 2.5 में ही बच्चा एक सेंटेंस मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो उन्हें चाहिए कि वो उस टाइम पे कंसर्न शो करें, बजाय इसके कि वो इस वेट में कि बच्चे लेट भी बोलते हैं। सही, तो सही। वो लेट बोलने में जितने माइलस्टोन उसके डिलेड होंगे उतना ज्यादा उस बच्चे के लिए हार्डर इसमें होगा। पता है बहुत सारे बुजुर्गों की जो खिदमात है वो भी ली जाती है। वो कहा जाता है कि बच्चा बात नहीं कर रहा, तो बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं चलो दादा अबू से पूछते हैं, नानी अम्मी से पूछती हैं कि बच्चों में समटाइम्स ऐसा होता है वो बड़ा देर से बोलते हैं, जी, हालांकि जी। वो एक काइंड ऑफ डिसीज है जी, जी। जिसको लोगों को पता नहीं चल सकता कि क्या बिल्कुल। है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो थी बच्चों में बीमारियां, तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो एडल्ट्स में पाई जाती हैं और वो आपके पास आते हैं। जी, जी, बिल्कुल, जिसमें स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया है और बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, और भी बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जो एडल्ट्स। इनमें जो बहुत टिपिकल है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है वो कौन सी है? वो स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन है जो कि हमारे एक स्ट्रीट टाइम में चल रही है। एक पर्सन है जो सबसे पहले उसे कोई ना कोई स्ट्रेस आती है जिसकी वजह से उसकी रूटीन ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। सही। देन वो लीड करती है तो वो एंग्जाइटी में बदल जाती है। एंग्जाइटी में ये है कि उस पर्सन में बहुत ज़्यादा घबराहट उस परेशानी को लेके, और फोकस, अटेंशन, उसकी स्पीच प्रॉब्लम्स, उसकी स्लीप प्रॉब्लम्स, एपिटाइट प्रॉब्लम्स, मूड लो होना, इस तरह के बहुत से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब स्ट्रेस एंग्जाइटी लीड करती है तो वो डिप्रेशन की तरफ चलती है। अच्छा भाई यहाँ पे डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग आते हैं स्ट्रेस के मारे, डिप्रेशन के मारे, तो वो शेयरिंग भी करते होंगे कि मुझे क्या हुआ। तो ज्यादातर क्या होता है, लोग किस चीज का शिकार होते हैं कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं? बेसिकली ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन की प्रॉब्लम दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती है। कुछ जॉब से लेके है, कुछ एम्प्लॉयमेंट से लेके है, कुछ हाउस होल्ड स्ट्रेसर्स हैं, कुछ रिलेशनल स्ट्रेसर्स हैं। तो इस तरह वेरी करता है कि मैं एक से एक पर्सन की डोमेन में इलेबोरेट नहीं कर सकती। सही सही। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं फिर लोगों के लिए? इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज हैं, डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं, और डिफरेंट हर पर्सन के लिए डिफरेंट प्लान है। उस पर्सन की किस तरह से फिजिबिलिटी बनाई जानी चाहिए कि वो उन प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम अगेन भी आएंगी, तो उस पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इन प्रॉब्लम्स को एब्जॉर्ब कर सके, इन प्रॉब्लम्स के साथ वो डील कर सके अगर इन फ्यूचर भी वो इन्हें आती हैं। तो ये थ्रू इंटरवेंशन प्लान्स हर पर्सन के लिए डिफरेंट बनता है, और उसके थ्रू फिर वो कोप अप करता है अपनी लाइफ में अगर अगेन भी उसकी लाइफ में इस तरह से कोई स्ट्रेस आती है। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन का जो रोल है ऐसे डिजर्विंग लोगों के लिए वो क्या है, आप थोड़ा सा इसको ओपनली बताएं ताकि लोगों को पता चले कि आपकी जो वेलफेयर सोसाइटी है या आपकी जो वेलफेयर फाउंडेशन है वो एक आम बंदे के लिए क्या कर सकती है और उनकी अप्रोच कैसे हो सकती है आप तक। बेसिकली हमारा ये अदारा है जो पाकिस्तान के साथ साथ वर्ल्ड वाइडली काम कर रहा है। सही। तो इसमें हमने 8 o'clock मॉर्निंग टू 2 PM तक फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है कि जिसमें ऐसे पर्सन जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिस तरह से मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट जो है वो अगर प्राइवेट बेस पे देखा जाए तो काफ़ी महंगा है, और लोग इस
कि पेमेंट को बियर नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इस ट्रीटमेंट को अवेल नहीं करते, जिनमें अवेयरनेस भी है। तो उन पेरेंट्स के लिए, उन पर्सन्स के लिए कि जो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं लेकिन उनकी यूटिलिटीज़ उनको अफोर्डेबल नहीं बना पा रही, तो वो एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन को टच करें। उनको ऑल द ट्रीटमेंट जो है, जिस तरह एक अफोर्डिंग पर्सन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, एक अंडर प्रिविलेज पर्सन को भी बिल्कुल उसी तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। बात है, अगर ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनसे कोई चार्ज भी करते हैं आप लोग? जी, वो अकॉर्डिंग टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक पर्सन से चार्ज भी किया जाता है। उन्हीं से जो जनरेट किया जाता है वो अंडर प्रिविलेज पर्सन्स की यूटिलिटीज को बियर अप करने के लिए दूसरे यूज लफ्ज़ों में होता कह है। लें कि ये उनका एक पार्टिसिपेशन है। जी जी, ये वो बिल्कुल इलाज के पैसे नहीं है, बल्कि एक पार्टिसिपेशन है कि अगर वो देंगे तो फाउंडेशन चलेगी, वो बिल्कुल। देंगे तो लोग आएंगे और उनका भला होगा। बेसिकली हम इसमें डोनेशन बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं। सही, हमारी सही। ये सर्विसेज जो हैं, जो हम जनरेट करते हैं, वही हम अंडर प्रिविलेज पर्सन्स पे उनकी यूटिलिटीज के लिए हम उनको यूज बहुत डोनेशन हमारे मुल्क में बड़ा आम हो चुका हुआ है। हाँ जी, बेसिकली डोनेशन बेस्ड जितने भी अदारे हैं उनकी वो वर्थ नहीं रह गई। अगर आप डोनेशन को अवेल करते हैं और फिर आपका एक क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउनवर्ड जाना ऐसा शुरू भी हो कोई जाती है है। बंदा कि अगर कोई डोनेट करना चाहे तो एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन लेती ही नहीं, जाके उसका कोई क्राइटेरिया है कि? नहीं नहीं, जो पर्सन खुद से डोनेट करना चाहते हैं वो हमारे अदारे में आके बिल्कुल डोनेट भी करते हैं, लेकिन एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन खुद किसी के डोर पे नहीं जाती कि आप हमें डोनेशन दें। वेल डन, जबरदस्त। लेकिन अगर किसी के लिए जाना भी पड़ जाए तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों का एक अपना क्राइटेरिया है, अपना एक मिशन है, या अपना एक कह लें कि थॉट है। तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जाते हैं तो लोग आपका काम देख के आपके पास आ जाते हैं कि ये वाक़तन एक हकीकत है। जी जी। नाज़रीन मोहतरम, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उनको जो मसाइल दरपेश होते हैं उनकी वजह से वो काम पूरा नहीं कर पाते। कोई अपने गांव में कर रहा होता है, इवन कि मैं कहता हूं कि सोशल वर्कर जो होता है वो अपने घर में भी सोशल वर्कर होता है, वो अपनी गली के लिए भी सोशल वर्क कर सकता है। और जो लोग कंट्री लेवल पे काम कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, अच्छे वो भी होते हैं जो एक गली में काम कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू जो आपको फेस करना पड़ रहा हो ये काम चलाने के लिए, और आप उससे कभी कभी तंग आ जाते हो, दिल बर्दाश्त हो जाते हो कि चलो छोड़ो यार, कहीं ऐसा तो नहीं होता जिंदगी में? नहीं नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कोई भी हमें इशू फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने अपने प्लान्स को बड़ा स्मूथ लेके चला है और हमने इसमें बहुत से एजेंडाज को इंटरमिक्स नहीं किया। हमारा फॉर द टाइम बीइंग रिहैब सेंटर है, तो वो रिहैब सेंटर ही काम कर रहा है, रिहैब सेंटर ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हमने अदर एजेंडाज को मिक्स नहीं किया। जब हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं देन हमें हार्डशिप फेस करनी पड़ती हैं। तो जब हम स्मूथली एक ही लाइन पे काम करते हैं तो फिर हार्डशिप आती हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं होती कि आप दिल बर्दाश्ता हो जाएं और क्विट कर दें। और अब हमें ये बताइए कि एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन कितने साल से काम कर रही है, इसको कितना अरसा हो गया है? एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन 2018 से लाइसेंस्ड काम कर रही है और बेसिकली ये 2013 से साइलेंसली काम करती आ रही है, जिसमें हमने फ्री कैंप्स ऑल ओवर द पाकिस्तान कंडक्ट किए हैं। बहुत से शहरों में जाके हमने अवेयरनेस दी है और बहुत से पेशेंट वहाँ से भी हमारे पास लाहौर में आते हैं थ्रू डैड कैंप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हैं पूरे पाकिस्तान में जाके। तो आजकल भी कोई कैंप्स वगैरह करते हैं आप अपनी एंडलेस वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू, या जस्ट अपने सेंटर पे ही काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर से और लोग हमें टच करते हैं कि आप हमारे शहर में आएँ और हमारे इस शहर में इस चीज़ की नीड है, हमें यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की नीड है, तो हम वहाँ जाते हैं। वहाँ पे हम फ्री कैंप्स, मेडिकल और साइकेट्रिक कैंप्स कंडक्ट करवाते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटिव होते हैं कि उन्हें लाहौर में आने की बजाय वहाँ पे ये ट्रीटमेंट मिल रहा है। और जब उनमें अवेयरनेस आती है कि हमारे बच्चे को या हमारे बड़े को इस चीज़ की नीड है और फर्दर मोर भी हमें इसका ये प्लान लेके चलना चाहिए, तो फिर वो हमें लाहौर में भी आके टच कर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि आप डोर टू डोर काम कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में जाके?
जी जी बिल्कुल, हमारे बहुत से लोग हमारे साथ टच हैं थ्रू डिफरेंट सिटीज़ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो अवेयरनेस डोर टू डोर दे रहे हैं, जिसे हम CBR कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, के हर घर में जाके वो इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं। देन वो वहाँ पे जब हर घर में अवेयरनेस दे देते हैं, देन वो हमें एक डे डिसाइड करके बता देते हैं, तो हम वहाँ जाके एक फ्री कैंप अच्छा ऑर्गेनाइज। डॉक्टर साहब, आखिर पे हमें ये बताइए कि अगर किसी दूसरे शहर से कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो क्या तरीका कार है? वो कैंप करवाना चाहते हो, इलाज की गर्ज से, मशवरे की गर्ज से, तो किस तरह से आपसे राब्ता कर सकते हैं? आप हमें थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू हमारा एक पेज है एनलेस वेलफेयर फाउंडेशन फेसबुक पे, इसकी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, आप उस पर हमें टच कर सकते हैं। उस पर हमारी ऑल लीगल इंफॉर्मेशंस हैं, हमारे सेल नंबर्स हैं, थ्रू डैट आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाई खबर डाक के लिए, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। व्यूअर्स, खबर डाक आपकी मुलाकात डॉक्टर साहिबा से अक्सर करवाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहिबा दोबारा भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे और इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे मशवरे, और हम कोशिश करेंगे कि इनसे हम कोई ऐसी बातें पूछें कि जो आप घर बैठे करें। अपने बच्चों के लिए कोई एक्सरसाइज हो सकती है या कोई ऐसे मशवरे लें कि अगर घर में आप लोगों को कोई इशू आ रहा है तो वो आप अपने तौर पे भी कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा से हम ऐसी बातें पूछेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अलीशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।